मैं आपको द सेल्फिश जीन लेखक रिचर्ड डॉकिंस की किताब एकदम गहराई से समझाऊंगा और इसके सभी अध्याय का सारांश सरल हिंदी में उदाहरणों के साथ और ज़रूरी शब्दों के अच्छे से अर्थ समझाऊंगा। यह किताब जीवन, इवोल्यूशन यानी विकास और जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकता को स्वार्थी जीन की नज़र से समझाती है। यानी कैसे जीन खुद को बनाए रखने के लिए जीवों को एक माध्यम की तरह इस्तेमाल करते हैं। अब मैं आपको चैप्टर 1 का सारांश समझाता हूँ। चैप्टर 1, क्यों मौजूद है हम। इस अध्याय में लेखक ये सवाल उठाते हैं, जीवन की शुरुआत क्यों और कैसे हुई और हम अस्तित्व में क्यों हैं। हमारे अस्तित्व का कारण रिप्रोडक्शन है, यानी प्रजनन है, यानी किसी चीज़ का अपनी कॉपी बनाना। प्रारंभ में एक अणु बना जिसने खुद को कॉपी करना शुरू किया, उसे ही प्रथम आत्म प्रतिकृति कहा गया। धीरे धीरे उस जटिल जीव बने, लेकिन मूल उद्देश्य वही रहा, खुद को दोहराना। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास ऐसा प्रिंटर है जो खुद को ही छाप सकता है, तो वह बार बार खुद की कॉपी बनाएगा। इस तरह प्रकृति में एक अणु बना जो खुद की नकल करने में सक्षम था और उसने जीवन की शुरुआत कर दी। इस अध्याय में जो सीखने लायक बात है वह यह है कि हम इसलिए मौजूद हैं क्योंकि हमारे अंदर वो जीन है जो लाखों सालों से खुद को बचा पाए हैं। जीवन का उद्देश्य जैविक दृष्टिकोण से देखें तो सिर्फ जीन को आगे बढ़ाना है। अब हम चैप्टर 2 की बात करते हैं। चैप्टर 2, रेप्लिकेटर्स टर्न इनटू व्हीकल्स, प्रतिकृति मशीनें। जिन कैसे शरीर का निर्माण करते हैं और उन्हें एक व्हीकल की तरह इस्तेमाल करते हैं। आइए इसे सरल भाषा में समझते हैं। पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे कुछ अणुओं ने खुद की कॉपी बनानी शुरू की और जीवन की शुरुआत हुई। अब लेखक बताते हैं कि समय के साथ ये प्रतिलिपि बनाने वाले रेप्लिकेटर्स अकेले रहकर नहीं टिक सकते। उन्हें एक ऐसा ढांचा चाहिए जो उन्हें सुरक्षा दे, ऊर्जा दे और उन्हें आगे बढ़ने में मदद करे। इसलिए उन्होंने धीरे धीरे शरीर बनाए, यानी जीव जैसे आप में और जानवर, पौधे इत्यादि। इस शरीर को लेखक मशीन या व्हीकल कहते हैं क्योंकि ये जिन को बचाने और फैसले लेने के लिए बनाए गए हैं। जैसे एक ड्राइवर कार का इस्तेमाल करता है, वैसे ही जिन हमारे शरीर का इस्तेमाल करते हैं। हमारा सोच, भावना, व्यवहार सब कुछ जिन के इशारे पर चलता है ताकि वे अगली पीढ़ी में जा सके। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम जीन है जो खुद को बचाने के लिए एक रोबोट बनाता है, यानी कि हमारा शरीर। ये रोबोट बाहर की दुनिया में जाकर काम करता है, खाना खाता है, खुद को बचाता है और
नए रोबोट बनाता है, लेकिन असली मालिक वो प्रोग्राम है जो अंदर बैठा है। यहाँ रोबोट यानी हमारा शरीर और प्रोग्राम यानी जिन है। इसका मुख्य जो निष्कर्ष है वो ये निकलता है कि हमारा शरीर केवल एक वाहन है जिनके लिए हमारा उद्देश्य है उन्हें सुरक्षित रखना और अगली पीढ़ी तक पहुंचाना। हमारा हर व्यवहार, हर भावना जिन के चयन का ही हिस्सा है। चैप्टर 3 अमर जिन। जिन कैसे लाखों सालों तक टिके रहते हैं और खुद को लगातार कॉपी करते रहते हैं। चलिए इसे सरल भाषा में समझते हैं। लेखक बताते हैं कि हमारा शरीर नश्वर है, यानी एक समय बाद मर जाता है, लेकिन जिन अमर होते हैं क्योंकि वे खुद की एक जैसी कॉपी अगली पीढ़ियों में भेजते रहते हैं। हर बार जब कोई जीव पैदा करता है, बच्चा पैदा करता है, तो उसके जिन की कॉपी उसके बच्चे में जाती है। ये कॉपी कभी कभी थोड़ी अलग होती है, जिसे म्यूटेशन कहते हैं, लेकिन जिन का मूल हिस्सा बचा रहता है। अब सवाल ये है कि कौन से जिन आगे जाते हैं। तो इसका उत्तर ये है कि जो जिन अपने वाहक यानी शरीर या जीव को ज़्यादा सफल बनाते हैं, वही जिन जिंदा रहते हैं और फैलते हैं। लेखक इसे नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चयन कहते हैं, यानी प्रकृति खुद चुनती है कि कौन सा जिन आगे जाएगा। चलिए इसे उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक जंगल में दो तरह के खरगोश हैं। एक का जिन उसे सफ़ेद रंग देता है, दूसरे का जिन उसे भूरा रंग देता है। अगर जंगल का रंग मिट्टी जैसा है तो भूरा खरगोश आसानी से छिप जाएगा, लेकिन सफ़ेद वाला जल्दी पकड़ में आ जाएगा और मारा जाएगा। इसलिए भूरा रंग वाला जिन बचा रहेगा और सफ़ेद वाला धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। इस तरह जो जिन जीव को ज़्यादा अनुकूल बनाते हैं वही अमर हो जाते हैं, क्योंकि वे पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। इसका जो मुख्य निष्कर्ष है वो ये है कि हमारा शरीर एक साधन है, जिन ही असली खिलाड़ी है। जो जिन अपने वाहक को ज़्यादा बच्चों को जन्म देने के लायक बनाते हैं, वही इतिहास में बचे रहते हैं। अध्याय 4 चैप्टर 4 जिन मशीनें। जिन अकेले काम नहीं करते, वह समूह में मिलकर शरीर को चलाते हैं। चलिए इसे सरल भाषा में समझते हैं। इस अध्याय में लेखक समझाते हैं कि एक शरीर जैसे इंसान या जानवर सिर्फ एक जिन का काम नहीं है, बल्कि हजारों जिन मिलकर उसे बनाते और चलाते हैं। हर जिन शरीर के अलग अलग हिस्सों को नियंत्रित करता है, जैसे आँख, दिल, सोचने की शक्ति आदि। लेकिन ये सारे जिन अकेले अकेले काम नहीं करते। उन्हें एक टीम की तरह मिलकर काम करना होता है ताकि शरीर ठीक से चल सके, यानी कि जिन मशीन ठीक से चल सके। अगर कोई एक जिन बाकी जिनों के साथ अच्छा तालमेल नहीं बैठाता तो वो शरीर कमज़ोर होगा और ऐसा जिन अगली पीढ़ी में नहीं जाएगा। इसलिए सिर्फ वही जिन बचते हैं जो टीम प्लेयर होते हैं, यानी जो दूसरों के साथ मिलकर शरीर को बेहतर बनाते हैं। आप समझ गए होंगे। और अगर आप और भी अच्छे से समझाता हूँ एक उदाहरण देके। कल्पना कीजिए कि एक ऑर्केस्ट्रा संगीत मंडली है जिसमें बहुत सारे वाद्य यंत्र हैं, जैसे बांसुरी, तबला, सितार आदि। हर वाद्य यंत्र का एक संगीतकार है। अगर सब लोग तालमेल से बजाए तो सुंदर संगीत निकलेगा, लेकिन अगर बांसुरी वाला अपनी धुन अकेले ही जोर से बजाए तो ताल न रखे तो पूरा संगीत बिगड़ जाएगा। यही हाल जिन का है।
अगर एक जिन अकेले कुछ अलग करने लगे तो बाकी जिनों के साथ नहीं चले तो शरीर बिगड़ जाएगा। इसलिए केवल वही जिन बचते हैं जो मिलजुल कर शरीर को बेहतर बनाते हैं। इसका जो मुख्य निष्कर्ष है वो ये है कि जिन एक टीम की तरह काम करते हैं। जो जिन दूसरों के साथ तालमेल रखते हैं वे पीढ़ियों तक चलते हैं। हमारा शरीर एक जिन मशीन है, एक ऐसा यंत्र जो हजारों जिनों के सहयोग से चलता है। चैप्टर 5 आक्रमणकारी जिन। जिन केवल शरीर नहीं बनाते, वे हमारे बिहेवियर को, व्यवहार को भी नियंत्रित करते हैं ताकि वे ज़्यादा फैल सके। अब तक हमने देखा कि जिन शरीर बनाते हैं और उसे चलाते हैं, लेकिन इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि जिन हमारे सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के तरीकों को नियंत्रित करते हैं ताकि हम ऐसे काम करें जिससे उनके फैलने की संभावना बढ़े। व्यवहार का मतलब है किसी चीज़ पर हम कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, डरते हैं, लड़ते हैं, दोस्ती करते हैं या भागते हैं। अब सवाल है, क्या हमारा व्यवहार भी इसलिए है ताकि जिन से ज़्यादा कॉपी हो सके? लेखक कहते हैं यस। जिन एक ऐसा व्यवहार विकसित करते हैं जिससे उनके वाहक यानी जीव ज़्यादा जीवित रह सके और ज़्यादा बच्चे पैदा कर सके। अगर उदाहरण से समझे तो अगर डरकर भागने से जान बचती है तो भागने वाला जिन बचता है। अगर आक्रमण करने से खाना मिलता है तो आक्रमणकारी जिन फैलता है। यानी जो भी व्यवहार जिन की रक्षा करता है वही जिन के द्वारा हमारे अंदर डाला गया है। कल्पना कीजिए कि 2 प्रकार के हिरण हैं। एक जब शेर आता है तो चुपचाप खड़ा रहता है, दूसरा तेज दौड़कर भाग जाता है। जिसके अंदर भागने वाला व्यवहार है वो बच जाता है और बच्चे पैदा करता है। इसका मतलब उसके अंदर भागने वाला जिन अगली पीढ़ी में चला गया। धीरे धीरे भागने वाला जिन ही जंगल में फैल गया और चुपचाप खड़े रहने वाला जिन खत्म हो गया। तो भागने का व्यवहार भावना या समझ का नहीं, जिन का खेल है। मुख्य बात, हमारा व्यवहार भी जिन तय करते हैं। डर, गुस्सा, मोह, हमला, बचाव सब जिन की रणनीति का हिस्सा है। जो व्यवहार जीव को ज़्यादा बचाता है वही जिनों के जरिए अगली पीढ़ियों में जाता है। स्वार्थी जिन का परिप्रेक्ष्य। जीवों का व्यवहार स्वार्थी या परोपकारी दिख सकता है, लेकिन असल में जिन ही स्वार्थी होते हैं। जब हम किसी पक्षी को अपने बच्चों को खाना खिलाते हुए देखते हैं या कोई जानवर अपने समूह के लिए खतरा मोल लेता है तो हमें लगता है कि ये परोपकारी सेल्फलेस व्यवहार है। पर लेखक कहते हैं असल में ऐसा व्यवहार भी जिन के स्वार्थ का हिस्सा हो सकता है। सेल्फिश का मतलब यहाँ ये नहीं कि जिन लालची है, बल्कि इसका मतलब ये है कि हर जिन की कोशिश होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बार अपनी अगली पीढ़ी तक पहुँचे और इसके लिए वो चाहे जैसा भी व्यवहार करवा दे, प्यार, त्याग, मदद या हमला, वो सिर्फ अपनी कॉपी को सुरक्षित करने के लिए होता है। यानी जिन खुद को आगे बढ़ाने के लिए शरीर को ऐसा बनाते हैं जो कभी परोपकारी लगे, कभी स्वार्थी। असल मकसद है मैं बचूं और मेरा कॉपी आगे जाए।
चलो इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक बंदर है जो ऊंचाई पर बैठा है। उसे कहीं दूर से बाघ आता है दिखता है। वो तेज आवाज़ करके बाकी सभी को चेतावनी देता है। ऐसा करने से उसकी खुद की जान को खतरा होता है, तो क्या ये परोपकार है? लेखक कहते हैं नहीं, ज़रूरी नहीं। शायद ऐसा करने से उसका समूह बचेगा, जिसमें उसके रिलेटिव हैं, रिश्तेदार हैं, यानी जिनमें उसी के जैसे जिन हैं। तो बंदर का चिल्लाना जिन का एक तरीका हो सकता है अपने जैसी कॉपी को बचाने का। इसलिए ये भी एक स्वार्थी जिन की रणनीति हो सकती है। इसका जो निष्कर्ष है वो ये है कि जीव का व्यवहार चाहे परोपकारी लगे, उसके पीछे भी जिन का स्वार्थ हो सकता है। जिन हमेशा वही व्यवहार चुनते हैं जिससे उसकी संख्या बढ़े या उसकी कॉपी जिंदा बचे। इसलिए जीवों का स्वभाव असल में जिन की रणनीति है। चैप्टर 7, परिवार की भावना, फैमिली एंड अल्ट्रुइज्म। हम अपने रिश्तेदारों की ज़्यादा मदद क्यों करते हैं? क्योंकि उनमें हमारे जैसे ही जिन होते हैं। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि हम जिनकी मदद करते हैं, जैसे अपने माता पिता, भाई बहन, बच्चे, वो सिर्फ भावनाओं से नहीं होता, बल्कि उसके पीछे होता है रक्त संबंध, यानी रिश्तों में हमारे जैसे सम्मान जिन का होना। हम अपने जैसे जिन रखने वालों की मदद करते हैं ताकि वो जिन जिंदा रहे और आगे बढ़े। इसे कहते हैं किन सिलेक्शन, रिश्तेदारों को चुनकर मदद करना। यानी परोपकार भी एक जिन चलित रणनीति है, अपने जैसे जिन्नों को बचाने की कोशिश। और इस परोपकार के बारे में एक सिद्धांत भी है, वैज्ञानिक सिद्धांत, हैमिल्टन का नियम, हैमिल्टन रूल्स। परोपकार तब होगा जब रक्त संबंध इनटू लाभ ऑब्लिक खर्च। यानी अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं और वो आपके बहुत करीबी रिश्तेदार हैं, जैसे भाई बहन, और उस मदद से उन्हें बड़ा लाभ हो रहा है जबकि आपकी हानि कम है, तो आपका जिन कहेगा हाँ मदद करो। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक पक्षी जिसे बाज आकर पकड़ लेता है, पास में उसका भाई खड़ा है। अब वो भाई जान जोखिम में डालकर बाज पर हमला करता है और अपने भाई को बचा लेता है। इससे उसकी खुद की जान को खतरा है, लेकिन उसका भाई बचता है क्योंकि दोनों में कई एक जैसे जिन हैं। अगर भाई बच गया तो वो जिन जिंदा रहेंगे। तो ये परोपकार असल में जिन के स्वार्थ का ही हिस्सा है। इसका जो निष्कर्ष है वो ये है कि हम अपने रिश्तेदारों की मदद इसलिए करते हैं क्योंकि उनमें हमारे जैसे जिन होते हैं। परोपकार केवल भावना नहीं है, वह एक जीव वैज्ञानिक गणना है। किन सिलेक्शन सिद्ध करता है कि रिश्तेदारों की मदद करना जिन के लिहाज से फायदेमंद होता है। चैप्टर 8, परस्पर लाभ। हम गैर रिश्तेदारों की भी मदद करते हैं, लेकिन केवल तब जब हमें भी उससे कुछ फ़ायदा मिलने की उम्मीद हो। पिछले अध्याय में हमने देखा कि हम अपने रिश्तेदारों की मदद इसलिए करते हैं क्योंकि उनमें हमारे जैसे जिन होते हैं। लेकिन इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि कई बार हम अजनबियों की भी मदद करते हैं क्योंकि हम उम्मीद करते हैं कि आज मैं इसकी मदद करता हूँ, कल ये मेरी मदद करेगा। इसे कहते हैं लेन देन वाला परोपकार।
यानी मैं तुम्हारे लिए अच्छा करूँगा अगर तुम भविष्य में मेरे लिए अच्छा करोगे। यह भी एक जिन की रणनीति है जिससे दोनों का फायदा हो। लेकिन ध्यान रहे ये परोपकार तब तक चलता है जब तक दोनों पक्ष ईमानदार हो। जैसे कि मान लीजिए दो जानवर है। एक दिन पहले वाले ने दूसरे को खाने में हिस्सा दिया। अब अगले दिन पहले वाले को भूख लगी तो दूसरा भी उसे खाना बांट देता है। अगर दूसरा जानवर धोखा दे और मदद ना करे तो अगली बार उसे भी कोई मदद नहीं देगा। इसलिए इस व्यवहार में शामिल है याददाश्त, कौन मदद करता है और कौन नहीं, पहचान, किसके भरोसे लायक समझा जाए, सजा और इनाम, जो मदद करे उसे इनाम, जो ना करे उसे अनदेखा। चलो इसे असली ज़िंदगी से भी जोड़कर देखते हैं। मानव समाज में हम दोस्तों की मदद करते हैं क्योंकि वो भी हमारी मदद करते हैं। हम समाज में भरोसेमंद लोगों से जुड़ते हैं। अगर कोई धोखा दे तो हम उसका बहिष्कार करते हैं। जानवरों में चमगादड़ रात में खून पीकर आते हैं। अगर किसी को शिकार नहीं मिला तो दोस्त चमगादड़ उसे खून उगलकर बांटता है। लेकिन अगर कोई हमेशा लेता है और कभी नहीं देता तो अगली बार उसे कोई नहीं देता। इस टॉपिक का जो मुख्य निष्कर्ष है वो ये है कि परोपकार हमेशा निस्वार्थ नहीं होता। गैर रिश्तेदारों की मदद भी तब होती है जब बदले की उम्मीद हो। यह भी एक जिन की गणना है, मुझे क्या मिलेगा। सहयोग का रिश्ता तभी चलता है जब दोनों पक्ष भरोसेमंद हो। चैप्टर 9, दावे और धोखा। द बैटल ऑफ द जनरेशंस। जीवों में कई बार एक दूसरे के साथ सहयोग होता है, लेकिन साथ ही धोखा देना, चालाकी करना और खुद को ज़्यादा दिखाना भी एक रणनीति हो सकती है। सरल भाषा में इसे समझते हैं। इस अध्याय में लेखक कहते हैं कि हर जीव अपने जिन को जिंदा रखने की दौड़ में जब ज़रूरत पड़े तो धोखा देना भी एक तरीका हो सकता है। यानी कई बार जीव खुद को ज़्यादा बीमार, भूखा या लायक दिखाकर दूसरों से मदद लेते हैं। कुछ जीव झूठे संकेत भेजते हैं, जैसे मुझे खतरा है, जबकि असल में वो सिर्फ ध्यान खींचते हैं। ये सब धोखा है, पर जिन की रणनीति से प्रेरित। लेखक बताते हैं कि झूठ, चालाकी और संकेत देने की कला भी स्वार्थी जिन के खेल का हिस्सा है। चलिए इसे उदाहरण से समझते हैं। पक्षी और झूठा खतरा। कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो जब घोंसले में अंडे होते हैं और कोई शिकारी पास आता है तो खुद को घायल दिखाते हैं, जैसे वो पंख तोड़ चुके हो, ताकि शिकारी उसका पीछा करे और उसके अंडे बच जाए। असल में वो घायल नहीं होते, ये एक नाटक है। इससे फायदा किसे होता है? पक्षी के बच्चों को और उनके जरिए उनके जिन को। एक दूसरा उदाहरण, रोने वाला बच्चा। इंसानों में एक नवजात बच्चा जोर जोर से रोता है ताकि वो माता पिता का पूरा ध्यान उसे मिले। शायद उसे ज़रूरत नहीं भी हो, पर फिर भी वो रोता है क्योंकि ध्यान पाना जिन के लिए फ़ायदेमंद है। यहाँ भी व्यवहार, रोना, जिन का स्वार्थ दिखता है। लेखक बताते हैं कि जहाँ धोखा होता है वहाँ पहचानने की क्षमता भी विकसित होती है। जैसे अगर तुम मुझे बार बार बेवकूफ़ बनाओगे तो अगली बार मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा। इससे धोखेबाज जीवों को सज़ा मिलती है और समाज में संतुलन बना रहता है। इसका जो मुख्य निष्कर्ष है वो ये है कि जीवों में धोखा, संकेत और चालाकी भी एक जीव वैज्ञानिक रणनीति है।
जिन ऐसे व्यवहार को बढ़ावा देते हैं जिससे उनकी रक्षा या प्रचार हो सके, चाहे वो सच के जरिए हो या धोखे से। पर समाज और प्रकृति में ऐसे धोखे को पहचानने और रोकने के तंत्र भी मौजूद हैं। माता पिता बनाम संतान। माता पिता और बच्चों के बीच का रिश्ता देखने में तो प्यार भरा होता है, लेकिन जिन के स्तर पर उसमें भी संघर्ष हो सकता है। हम आम तौर पर सोचते हैं कि माँ बाप अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकते हैं और बच्चे भी माँ बाप से गहरा जुड़ाव रखते हैं। लेकिन लेखक कहते हैं जिनके नज़रिए से देखा जाए तो माता पिता और बच्चे के हित पूरी तरह एक जैसे नहीं होते। कैसे? माँ बाप के अंदर एक जीन पैटर्न होता है जो सभी बच्चों में बराबर संसाधन बांटना चाहता है, लेकिन हर बच्चा खुद को ज़्यादा फायदेमंद स्थिति में लाना चाहता है क्योंकि उसका शरीर दूसरे भाई बहनों से अलग है और उसमें थोड़ा अलग जीन कॉम्बिनेशन है। यानी माँ बाप को लगता है सभी बच्चों में ध्यान बांटूं। बच्चा चाहता है मुझे सबसे ज़्यादा मिलना चाहिए और यहीं से शुरू होता है पेरेंट ऑफ स्प्रिंग कॉन्फ्लिक्ट, माता पिता बनाम संतान संघर्ष। इसका एक उदाहरण है रोने वाला बच्चा। एक नवजात शिशु बार बार रोता है, दिन हो या रात। माँ को नींद नहीं मिलती, फिर भी वो उसे दूध पिलाती है। लेकिन वैज्ञानिकों ने पाया कि बच्चा कई बार वास्तविक ज़रूरत से ज़्यादा रोता है ताकि माँ का अधिक ध्यान सिर्फ उसी पर केंद्रित हो जाए। क्यों? क्योंकि बच्चा अपने जीन को ज़्यादा सुरक्षित करना चाहता है और उसके हिसाब से मुझे जितना ज़्यादा मिलेगा उतना अच्छा। उसका दूसरा उदाहरण भी देख लेते हैं, जानवरों में दूध छुड़वाना। कोई स्तनधारी जैसे बंदर, बकरी जब अपने बच्चों को दूध छुड़वाने की कोशिश करते हैं तो बच्चा गुस्सा करता है, चिल्लाता है, माँ को फॉलो करता है। माँ क्यों छुड़वाना चाहती है? क्योंकि वो अगला बच्चा पैदा करना चाहती है ताकि उसके दूसरे जीन भी आगे बढ़ सके। बच्चा क्यों विरोध करता है? क्योंकि उसे लगता है कि अगर माँ अगला बच्चा पैदा करेगी तो मेरा नुकसान होगा। तो ये संघर्ष किसका है? बाहर से ये माँ बच्चे की बहस लगती है, पर भीतर से यह एक जीन बनाम जीन की रणनीति है। इस टॉपिक का जो मुख्य निष्कर्ष है वो ये है कि माता पिता और संतान के हित हमेशा समान नहीं होते। माँ बाप संतुलन चाहते हैं, जबकि हर बच्चा चाहता है कि उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाए। यह भी स्वार्थी जीन की योजना का ही हिस्सा है जो हर स्थिति में खुद को आगे बढ़ाना चाहता है। चैप्टर 11, ब्रदर एंड सिस्टर्स, रिवेलरी और टीम वर्क, भाई बहनों के बीच युद्ध। भाई बहन दिखने में बहुत करीबी होते हैं, पर जीन के स्तर पर उनके बीच कंपटीशन चलती रहती है, प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। लेखक कहते हैं कि भाई बहन एक ही माँ बाप से आते हैं, उनके जीन भी काफ़ी मिलते हैं, पर वो 100% एक जैसे नहीं होते। इसलिए हर बच्चा चाहता है कि माँ बाप उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दें। यानी एक ही संसाधन, भोजन, सुरक्षा के लिए सभी बच्चे आपस में छुपी हुई लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन ये लड़ाई हमेशा खुलकर नहीं होती। कई बार सहयोग भी होता है, खासकर जब इससे दोनों को फ़ायदा हो।
उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई पक्षी जब बच्चों को अंडों से बाहर निकालते हैं तो सभी बच्चे माँ के लिए मुँह खोलते हैं, मुझे खाना दो। जो बच्चा सबसे ज़्यादा मुँह फैलाता है, सबसे तेज़ आवाज़ करता है, उसे खाना पहले मिलता है। बाकी बच्चे भी ऐसा ही करते हैं और यही होती है प्रतिस्पर्धा। सभी चाहते हैं मुझे ज़्यादा मिल जाए, भाई को कम। अब इसका एक दूसरा उदाहरण भी है, जानवरों में भाई की हत्या। कुछ पक्षी और जानवर में तो एक बच्चा दूसरे को भी मार देता है। जैसे ईगल्स की कुछ प्रजातियों में बड़ा बच्चा छोटे को धक्का देकर घोंसले से गिरा देता है, क्योंकि अगर एक ही बच्चा जिंदा रहेगा तो सारे संसाधन उसी को मिलेंगे। ये क्रूर लगता है, लेकिन प्रकृति में ये व्यवहार जिन के दृष्टिकोण से समझदार माना जाता है। लेकिन क्या भाई बहन कभी सहयोग नहीं करते? जब सहयोग से दोनों को फायदा होता है, जैसे शिकार में मदद, खतरे में चेतावनी, या जब एक दूसरे की मदद में जिन ज़्यादा सुरक्षित रहते हैं, यानी जब लाभ नुकसान तो सहयोग, जब स्वार्थ टकराता है तो संघर्ष होता है। इसका निष्कर्ष ये है कि भाई बहन का रिश्ता भी पूर्ण रूप से प्रेम या पूर्ण प्रेम से शत्रुता पर नहीं टिका होता। ये स्वार्थ और सहयोग का मिश्रण होता है, जहाँ हर जीव अपने जिन को आगे बढ़ाने की होशियारी में लगा होता है। कभी कभी साथ, कभी टक्कर, ये सब प्राकृतिक रणनीतियाँ हैं। अब चलते हैं चैप्टर 12 की ओर। चैप्टर 12, नर और मादा का खेल। नर और मादा दोनों चाहते हैं कि उनके जिन आगे बढ़े, लेकिन उनकी रणनीतियाँ अलग अलग होती हैं, जिससे कभी कभी उनमें टकराव भी होता है। रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन, अगली पीढ़ी को जन्म देना। नर उनका प्रयास होता है कि जितनी अधिक मादाओं से संभोग करे उतना अच्छा, ताकि उसके जिन ज़्यादा फैले। मादा वो कम बार प्रजनन करती है, लेकिन हर संतान की क्वालिटी पर ध्यान देती है, क्योंकि बच्चे को जन्म देना, पालना पोसना सबकी जिम्मेदारी उसी की होती है। यानी नर की रणनीति ज़्यादा संतानें, मादा की रणनीति अच्छी और सुरक्षित संतानें। इससे होता है क्या? दोनों में टकराव। नर चाहता है जल्दी और कई मादाओं से संबंध बनाना। मादा चाहती है एक अच्छा साथी चुने जो संतान की देखभाल भी करे। उदाहरण इसका मोर और उसकी पूंछ। मोर की लंबी रंगीन पूंछ सिर्फ सजावट नहीं है, वो एक प्रदर्शन है। मादा मोर उसे देखती है और सोचती है ये मजबूत नर होगा, इसलिए वो उसे चुनती है। ये है सेक्सुअल सिलेक्शन यानी यौन चयन। मादा चुनती है कि किस नर के जिन आगे जाएंगे। और यही दूसरे उदाहरण से देखते हैं, मछलियों का उल्टा सिस्टम। कुछ प्रजातियों में मादा अंडे देती है और नर उनकी देखभाल करता है, तो वहाँ मादा ज़्यादा नर के पीछे भागती है। क्यों? क्योंकि अब संसाधन नर के पास है और वही बेहतर पालक है। इसलिए इसका निष्कर्ष ये है कि नर और मादा दोनों चाहते हैं कि उनके जिन जिंदा रहे, लेकिन उनके तरीके अलग हैं। नर आम तौर पर संख्या चाहता है, मादा गुणवत्ता और सुरक्षा। इससे पैदा होते हैं प्रदर्शन, प्रतियोगिता, चयन और चालाकियाँ। चैप्टर 13, संस्कृति और दीर्घकालिक हाथ। जिन हमारे व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, लेकिन कई बार सीखने की क्षमता और संस्कृति भी हमारे व्यवहार का हिस्सा बन जाती है। लेखक कहते हैं कि जिन बहुत शक्तिशाली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम रोबोट हैं।
कई जीव अपने अनुभव से सीखते हैं और ये सीख अगली पीढ़ियों तक संस्कृति के जरिए पहुंचती है। जिन यानी शारीरिक और बुनियादी निर्देश। संस्कृति यानी सामाजिक और सीखी हुई चीज़ें दोनों साथ साथ काम करते हैं। चलिए अब इसे एक बंदरों के उदाहरण से समझते हैं। एक द्वीप पर कुछ वैज्ञानिकों ने देखा कि बंदर कच्चे आलू को पहले रेत में से उठाकर ऐसे ही खाते थे। फिर एक मादा बंदर ने आलू को पानी में धोना शुरू किया। कुछ समय बाद उसके बाकी साथी भी यही करने लगे। ये कोई जिन में नहीं था, ये सीखा गया व्यवहार था। और जब बच्चे बंदर बड़े हुए, उन्होंने भी यही तरीका अपनाया। यानी एक छोटी संस्कृति बन गई जो जिन से नहीं, सीखने और नकल से चली। और इसका दूसरा उदाहरण हम इंसानों से देख लेते हैं। इंसानों में भाषा, रीति रिवाज, खाना बनाने की शैली, ये सब संस्कृति से आती है, न कि जिन से। पर जिन हमें संस्कृति को सीखने की क्षमता जरूर देते हैं। जैसे जिन हमें भाषा बोलने की क्षमता देते हैं, लेकिन कौन सी भाषा, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, ये संस्कृति तय करती है। क्या जिन और संस्कृति टकराते हैं? कभी कभी हाँ, इसका जवाब है कभी कभी टकराते हैं। जिन कहता है खाओ जितना मिल सके, प्राचीन समय की भूख की आदत। संस्कृति कहती है डाइट करो, फिट रहो। इसी तरह जिन कहता है अपना वंश बढ़ाओ, पर संस्कृति कहती है सोच समझकर बच्चे पैदा करो। यानी संस्कृति जिन से निकली हुई है, लेकिन अब उसके ऊपर असर डाल रही है। जिन हमें दिशा देते हैं, पर हम रोबोट नहीं हैं। हमारी सीखने की क्षमता, अनुभव और संस्कृति भी हमारे व्यवहार को गहराई से प्रभावित करती है। संस्कृति खुद भी जीवन की दूसरी जिन जैसी हो जाती है, जो एक दूसरे में फैलती है, बिल्कुल किसी जिन की तरह। इस किताब का सारा जो सारांश है वो सरल भाषा में समझाया और कुछ उदाहरण भी देख के समझाया। इस उदाहरण हमने अपनी तरफ से बनाए, रिसर्च वगैरह करके, और बाकी जो सारांश था वो सारा का सारा किताब से ही समझा गया है।